टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सर हम जॉब में हैं तो हम एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, सर हमारे साथ साथ कॉलेज चल रहा है तो हम एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप एसएससी में भी पढ़ते हो और जिस लेवल का एसएससी के अंदर आता है लगभग उसी लेवल का यहां पर भी आता है। एक्यूरेट डेटा दिमाग में होना चाहिए। तो वो फिक्स अमाउंट ऑफ एक्यूरेट डेटा कब आएगा? जब आप एक लिमिटेड कंटेंट को मल्टीपल टाइम पढ़ोगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। कैसे हैं आप सभी? और आज हम लोग बातचीत करने वाले डियर आरआरबी जेईई सीबीटी 1 के बारे में। जब से ये आरआरबी जेईई सीबीटी 1 की डेट आई है, सारे बच्चे बहुत ज्यादा चिंतित हैं। सर इस एग्जाम को हम टारगेट कैसे करें, किस तरह से हम नॉन टेक्निकल पोर्शन जो मेजरली हम लोगों का वीक है उसको कैसे टारगेट करें। मैं आज आपको कोई बहुत बड़ी गाइडेंस या बहुत बड़ा शेड्यूल या टू द पॉइंट प्लान बताने नहीं आया। मैं आपको वो प्लान बताने आया हूं जो मैंने फॉलो किया था सीबीटी 1 को क्रैक करने के लिए। ठीक है, आरआरबी जेईई सीबीटी 1 जब आरआरबी जेईई पिछली बार हुआ था, लास्ट रिक्रूटमेंट हुआ था, तब मैंने भी वो पेपर दिया था और सीबीटी 1 को क्वालिफाई किया था अजमेर जोन से। तो वहां आपको पता है कि अजमेर जोन आपका हाईएस्ट कट ऑफ वाला, वन ऑफ द हाईएस्ट कट ऑफ वाला जोन था। और जोन में अगर आप नॉन टेक में क्वालिफाई कर पाते हो, क्योंकि नॉन टेक ही एक ऐसा पोर्शन है जो जनरली हमें लगता है कि हमारा वीक है। ठीक है, तो नॉन टेक को अगर हम प्रॉपर तरीके से अगर मैनेज कर पाए, तो मैं आज मेरी स्ट्रेटेजी आपको शेयर कर रहा हूं। अगर आपको ये सूटेबल लगती है तो आप डेफिनेटली इसको फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो आप कोई और भी स्ट्रेटेजी अपने अकॉर्डिंग भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज मैं इस पूरे वीडियो में लास्ट तक यही बात करूंगा, क्या मैंने फॉलो किया, किन बातों का मैंने ध्यान रखा एग्जाम से पहले, और 50 दिन अभी लगभग आपके पास बचे हैं, तो ये राइट समय है किस प्रकार की स्ट्रैटेजी को फॉलो करने का भी। तो हाउ आई क्लियर्ड आरआरबी जेईई सीबीटी 1, इसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूं। सर देखो, ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यहां पर भी आप आरआरबी से संबंधित जितने भी आपकी चिंताएं हैं, प्रॉब्लम है, वहां पर यहां शेयर कर सकते हो, यहां पर मेरे साथ जुड़ सकते हो। सर देखो, पैटर्न की अगर बात करें तो पैटर्न वैसे आप सब लोगों को पता है क्या क्या पैटर्न रहेगा। सर ये आपको डेफिनेटली क्लियर है कि मैथ्स के 30 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के आपके 25 आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 15 आएंगे, जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन आएंगे। ये सारी चीजें आपको पहले से आइडिया है। सर अब इसको टारगेट कैसे करें? जैसे मैंने जब इसकी तैयारी करी थी सीबीटी 1 की, और मेरे पास भी लगभग उस समय इतना ही समय था, मतलब मैं एसएससी की तैयारी और यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी हम लोग कर रहे थे, और उसके साथ साथ मैंने आरआरबी का जब वैकेंसी आई, तो डेफिनेटली आरआरबी एक प्रेस्टिजियस वैकेंसी है, तो आप डेफिनेटली उसके लिए अप्लाई भी करते हो, उसके लिए फॉर्म भी फिलअप करते हो। तो सीबीटी 1 सबसे बड़ा चैलेंज उस समय था कि सर नॉन टेक को मैं कैसे तैयार करूं। तो एज ए स्टूडेंट मुझे लगा कि सर मेरे पास क्या, क्योंकि मैं उस समय जॉब भी कर रहा था, फ्रीलांसिंग भी काफी चल रही थी, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई भी करनी, तो समय बहुत कम था। तो टाइम को मैनेज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए कि हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सर हम जॉब में हैं तो हम एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, सर हमारे साथ साथ कॉलेज चल रहा है तो हम एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। नहीं, जितना कम समय आपके पास होता है उतना बेहतर आप उसको यूटिलाइज कर पाते हो। ये सबसे बड़ा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये आपको लाइन बहुत मोटिवेट करेगी। मुझे इस लाइन ने बहुत मोटिवेट किया है कि जब समय कम होता है तो उसकी वैल्यू हमें पता होती है। जितना कम समय उतना कम समय आप वेस्ट करते हो। ठीक है, सबसे पहली बात इस चीज को हमें ध्यान रखना है। तो सर मैंने सबसे पहले ये एनालाइज किया था उस समय कि यार एग्जाम पैटर्न ये है, और एग्जाम पैटर्न में मैथ आ रहा है, रीजनिंग आ रहा है, जनरल अवेयरनेस आ रहा है और जनरल साइंस आ रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि हमने कभी पढ़ाई करी नहीं, बिल्कुल हमने पढ़ाई करी। और एसएससी जेईई को, जैसे आप सबको पता है कि मैंने एसएससी जेईई 3 बार क्रैक किया है, तो मुझे ये आइडिया था कि सर रीजनिंग पोर्शन जो है ये मेरा अच्छा खासा है, रीजनिंग में मैं अच्छा खासा स्कोर कर सकता हूं। ये स्थिति आपकी भी होगी कि आपको रीजनिंग जो है उसको पकड़ जरूर बनानी है, क्योंकि काफी समय से आप एसएससी को भी टारगेट कर रहे होंगे और भी एग्जाम टारगेट कर रहे होंगे, और नॉर्मल एक इंजीनियर का पकड़ सर इसके ऊपर मजबूत होती है। तो रीजनिंग जो पोर्शन है, तो मतलब सर 100 में से मेरा 1/4 पोर्शन जो है वो तो मेरा सर एकदम क्लियर है। तो 100 में से 1/4 पोर्शन तो मैं बिल्कुल क्लियर है। तो रीजनिंग में मुझे लेके कोई डर नहीं था, रीजनिंग को लेकर कोई डर नहीं था, रीजनिंग में कर जाऊंगा ये मुझे पता था। अब जब मुझे पता है सर ये मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है जहां से मुझे मार्क्स लेके आने हैं, तो मैंने क्या किया सर, रीजनिंग की आपके पास एक मैराथन जो यूट्यूब चैनल पे उस समय पड़ी थी, तो मैंने जस्ट सर्च किया जो सीजीएल, क्योंकि नॉन टेक्निकल पोर्शन है तो आपको मिलेगा कि यूट्यूब पे बहुत अपार कंटेंट है, कंटेंट की कमी कहीं नहीं है। तो यूट्यूब पे मैंने सर मैराथन क्लासेस, क्योंकि मात्र 50 दिन बचे थे, 55 दिन बचे थे, अब उसकी तैयारी करनी है, तो हम ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हम नई किताब लेके आऊं और उसको पेज बाय पेज पढ़ना शुरू करूं और फिर उसके नोट्स बनाऊं, फिर उसके शॉर्ट नोट्स बनाऊं, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं। ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करने का समय अब नहीं बचा था मेरे पास उस समय। तो मैंने क्या किया, मैंने सर यूट्यूब पे गया और वहां पे सर्च किया कि सर रेलवे रिलेटेड रीजनिंग, जो हमारे आरआरबी जेईई की रीजनिंग मैराथन अवेलेबल है, तो जो भी मैराथन वहां पे अवेलेबल थी, 2 से 3 मैराथन आपको वहां मिल जाएगी अवेलेबल। तो वहां से मैंने जो
हाँ, सबके 10-10 मिनट सुन लिए स्टार्टिंग के, और जिससे मुझे समझ में आया मैंने वो वाली मैराथन पूरी कंप्लीट कर ली। तो लगभग वहां पर 8 से 10 घंटे की जो मैराथन थी रीजनिंग की, वहां से मेरा रीजनिंग जो मेरा पहले से ही स्ट्रांग था सर, उसके ऊपर मेरा कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ गया। तो लगभग 10 घंटे के अंदर मैंने उस मैराथन से उस चीज को कवर कर लिया। अब मेरे दिमाग में यह है कि सर मैंने रीजनिंग पढ़ तो लिया है, बस इसको आपको क्या करना है, प्रैक्टिस में लेके आना है। मतलब प्रैक्टिस में लेके आने के लिए सर मैंने सबसे पहले उठाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और जब आप एक बार इस तरह की मैराथन क्लासेस कर लेते हो और थोड़ा मोटा बेस अगर आपका पहले से बना हुआ है, उस वाले में आप कब देखोगे कि आप पीवाईक्यूज को बहुत बेहतरीन तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे। इतना डिफिकल्ट नहीं आता है, आते क्वेश्चंस इजी ही हैं, लेकिन हम क्योंकि प्रैक्टिस में नहीं होते, ये सबसे बड़े इश्यू होता है। सर रीजनिंग को तो मैंने ऐसे टारगेट किया, ठीक है। अब हो सकता है सर आप इस स्थिति में हो कि सर हमारी तो रीजनिंग बिल्कुल ही वीक है ना। तो अगर देखो ये 50 दिन में ऐसा नहीं हो सकता कि आप फुल प्रूफ कोर्स के साथ उसको पूरा डिटेल में पढ़ो, किताब लेके आओ, नया एकदम पढ़ने बैठो, खुद से नोट बनाओ, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप एकदम जीरो पे हो तो वो आपका पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रीजनिंग में अच्छा स्कोर करेंगे और उनकी पकड़ पहले से मजबूत है, तो डेफिनेटली वो आगे निकलेंगे आपसे, ठीक है। आपको किसी और पोर्शन में फिर आपको स्ट्रॉन्ग अपना बनाना पड़ेगा। तो जनरली अगर जो बच्चा पहले से ही जीरो पे है, इस मोमेंट पर भी जीरो पे है, तो उसके लिए देखो मैं आपको झूठे वादे नहीं कर सकता, मैं सच्चाई बताऊंगा कि अगर आप इस समय भी एकदम जीरो पे हो तो सर आपके लिए सिलेक्ट होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब 2 महीने के अंदर ऐसा कोई जादुई करिश्मा नहीं हो जाता कि आप पूरा का पूरा 100 नंबर का प्रिपरेशन एकदम जीरो से हीरो तक की कर पाओ, ऐसा नहीं होता। कुछ बेसिस, कुछ आपका आधार बना हुआ होना चाहिए, तभी आप इन 2 महीनों में बस स्पीड अप कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को। सर सेकंड मेरे पास था सर मैथमेटिक्स, और ये सबसे बड़ा टेंशन का खेल था कि सर मैथ को मैं कैसे कवर करूं। और मैथ्स का जब मैंने देखा कि सर मैथ्स के अंदर एलसीएम, एचसीएफ, अब ये टॉपिक कोई बहुत मुश्किल नहीं है, ये टॉपिक हम लोग पहले भी पढ़ते थे, ये टॉपिक हमने 10-12 के अंदर पढ़े हैं सर, टॉपिक हमने कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन दिए तो उसमें पढ़े ही थे, लेकिन वो रिवाइज नहीं थे, फ्लो में नहीं थे। तो फ्लो में नहीं थे तो हर बार क्वेश्चंस आपके गलत हो जा रहे थे। तो मैंने कैसे फॉलो किया सर, मैं बताता हूं मेरी स्ट्रैटेजी, अगर आपको ठीक लगे तो आप फॉलो कर सकते हो। सर मैथ्स के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने मैथ्स का एक टेस्ट दिया, मतलब कुछ भी पढ़ने से पहले मैंने सबसे पहले टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया। अब इस टेस्ट का मकसद ये नहीं था मेरा कि मैं इसमें टॉप करूंगा, मेरा स्कोर आएगा, वो मेरे को जजमेंट देगा, ये सब नहीं था। मुझे बस अपने आप को नापना था, अपने आप को जज करना था कि अभी मेरी प्रेजेंट स्थिति क्या है मैथ के अंदर। तो मैंने सर वो टेस्ट दिया जो लगभग 25 नंबर का टेस्ट था। एक तो 25 क्वेश्चन का एक टेस्ट था, लगभग उन 25 क्वेश्चन का मैंने टेस्ट दिया था। और मैंने ये देखा सर कि मेरा जो वो टेस्ट था सर, उसमें मैंने 15 क्वेश्चंस को ठीक ठाक अटेम्प्ट कर लिया था, लेकिन 10 क्वेश्चन मैंने नेगेटिव कर दिए थे। मतलब मैंने अटेम्प्ट पूरा किया टेस्ट को, मुझे लगा कि ये भी आता है, मुझे लगा ये भी आता है, लेकिन आता नहीं था उस समय। तो 15 क्वेश्चन तो सही हो गए, लेकिन 10 गलत हो गए, तो नेगेटिव भी ले गया ये। तो यहां से मुझे लेकिन एक आइडिया लगा कि सर मेरा करेक्ट अटेम्प्ट भी ठीक ठाक है, इसका मतलब मैथ को मैं इंप्रूव कर सकता हूं, तभी मैंने उसके अंदर टाइमिंग बढ़ाई। हम क्या कर सकते हैं सर, यहां ब्लाइंडली फॉलो करके हम नहीं जा सकते कि सर मुझे मैथ्स तो पढ़ना ही पढ़ना है, सर मैथ्स के बिना तो मेरा नहीं होगा। अगर आपके मैथ में आज के टाइम पर अगर आप 25 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एक टेस्ट दे रहे हो, और आपके अगर सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन सही होते हैं, तो माय फ्रेंड आप बहुत बुरी स्थिति में हो। ये सच्चाई आपको पता होनी चाहिए। आप चाहकर भी आप 2 महीने के अंदर इस 1 या 2 नंबर से सीधा 25 नंबर तक नहीं पहुंच पाओगे, बहुत मुश्किल समय हो जाता है आपके लिए। लेकिन अगर आपका छोटा मोटा आधार बना हुआ, जैसे मैंने देखा था कि सर मेरे 15 क्वेश्चन तो ठीक हो रहे हैं, मतलब मुझे अब क्या करना है, मुझे वर्क करना है अपने नेगेटिव्स के ऊपर, कि मुझे नेगेटिव मार्किंग कम से कम करनी है, मुझे इस चीज पे काम करना था। तो फिर सर मुझे लगा कि मैथ्स पे मैं काम कर सकता हूं, और डेफिनेटली 1-1.5 महीने में मेरा मैथ जो है इस स्थिति से तो इंप्रूव हो ही जाएगा। बात क्लियर है। इससे आप कम भी देख सकते हो, मतलब अगर आप यहां पर एक टेस्ट देके देख लो सर, अगर आप मतलब लगभग 9 से 10 क्वेश्चन की रेंज में भी हो, तब भी आप मैथ के ऊपर फिर फुल ऑन लग जाओ। और कैसे लगना है सर, मैथ्स को इंप्रूव करने का सबसे बढ़िया तरीका है क्वेश्चन प्रैक्टिस। और क्वेश्चन प्रैक्टिस से पहले अगर आपको एक आधार बनाना है, बेस बनाना है, तो देखो यार अलग अलग मार्केट के अंदर किताबें भी आती है, जैसे अरिहंत पब्लिकेशन की किताबें आपको देखने को मिलेंगी। और भी अगर बुक्स नहीं पढ़ने का समय लग रहा है, आपको लग रहा है सब बुक्स पढ़ने से घबराहट फील हो रही है, डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो आप यूट्यूब के ऊपर जाके देखोगे तो आपको बहुत सारी मैराथन वगैरह मिल जाएंगी, बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी, और आप स्पेसिफिक टॉपिक को लेके भी पढ़ सकते हो, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई टॉपिक आपको पढ़ना है, जैसे एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक आपको पढ़ना है, तो उसको डायरेक्ट सर्च कर लिया यूट्यूब के ऊपर, उससे रिलेटेड जो वीडियो आया, जो भाषा आपको आज समझ में आई, उस भाषा से आपने पढ़ लिया। इस तरीके से आप समय को बचा सकते हो इस लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि लास्ट 2 महीने में चाहे कोई कुछ भी बोले, जो सच्चाई है, सत्य है सर, वो एक ही चीज है कि लास्ट 2 महीने के अंदर आप क्या कर सकते हो। आप सिर्फ यहां पर
पीवाईक्यूज लगा सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो और टेस्ट दे सकते हो। जीरो से हीरो नहीं बन सकते, ये सत्यता है, इसको समझना पड़ेगा। जब इसको सत्यता को समझ जाओगे तभी आप वहां पर सेलेक्ट हो पाओगे। बात एकदम समझ में आई? तो सर मैथ को रिलेटेड आपको इस तरह से करना है कि आप मैराथन्स को फॉलो करो और फिर आप सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस के ऊपर लगो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले करना है ताकि अंदाजा बैठे और फिर आपको बस टेस्ट लगातार देते चले जाने हैं। और टेस्ट सिर्फ देना नहीं है, टेस्ट को साथ साथ डियर आपको एनालाइज भी करना है, इसका विश्लेषण भी करना है कि गलतियां कहां हो रही है, कौन सा टॉपिक है जो गलत हो रहा है। समझ में आई बात? जो टॉपिक आपका गलत होता है उस पर ज्यादा फोकस करो और जो टॉपिक सही हो रहा है वो उसको आप मान लो कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है, ये एग्जाम में भी सही होगा। इसके बाद डियर देखो जनरल साइंस, ठीक है, जब मैं तैयारी कर रहा था तो जनरल साइंस मेरे लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि एसएससी के अंदर भी इसका अच्छा खासा वेटेज आता है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप एसएससी में भी पढ़ते हो और जिस लेवल का एसएससी के अंदर आता है लगभग उसी लेवल का यहां पर भी आता है। तो जनरल साइंस का सिर्फ मैंने एक काम किया था, मैंने उस समय जहां तक मुझे याद है सर, मैंने टेलीग्राम के अंदर पीडीएफ जो हमारे पास होती है सर, पीडीएफ बहुत सारी अवेलेबल थी, तो पीडीएफ के थ्रू वन लाइनर नोट्स मैंने ढूंढे। तो मैंने एक प्रॉपर नोट्स ढूंढे जहां पर जनरल साइंस के वन लाइनर थे और कुछ नोट्स मेरे पास एसएससी जेई वाले पड़े थे। तो जो वन लाइनर पोर्शन जितना भी था फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, वो मैंने सारा सा जनरल साइंस वाला पढ़ लिया और उसी से लगभग यहां पर देखो, अब इसमें स्कोर बहुत ज्यादा तो नहीं हुआ, मतलब 30 में से ऐसा नहीं है कि मैंने वहां 25-26 स्कोर कर दिया होगा। मेरा आई थिंक ओवरऑल स्कोर जो था वो नॉन टेक में 76 था आउट ऑफ 100 और अजमेर जोन जो था वो अजमेर जोन की कट ऑफ भी लगभग 70 प्लस ही थी, क्योंकि अजमेर जोन आप सबको पता है कि आपका हाईएस्ट कट ऑफ जोन के अंदर आता है। तो भी वहां पर क्रैक हो गया था पेपर, क्योंकि 70 प्लस आई थिंक कट ऑफ कुछ थी और 76 मार्क्स आ चुके थे। ये दिखने में अच्छे नंबर आते हैं, ठीक है, लेकिन ये नंबर ज्यादातर आए मेरे यहां से मैथ और रीजनिंग से, यहीं से आपके नंबर आए लगभग 55 में से आई थिंक मेरे मैथ्स के अंदर लगभग 48-49 मार्क्स यहां पर थे। तो ये कैसे हो पाया? क्योंकि रीजनिंग में मेरा कॉन्फिडेंस काफी अच्छा था और मैथ पे मैंने अपनी कमियां ढूंढ ली थी, सर ये पोर्शन मेरे वीक हैं, उसके ऊपर सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ, क्वेश्चन से ही आपका इस लास्ट मोमेंट के अंदर जो इंप्रूवमेंट है वो बहुत बेहतर होगा। सर इसके बाद सर जनरल अवेयरनेस, इसको लेके ज्यादा परेशान नहीं होना है। देखो जनरल अवेयरनेस को लेके बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। जनरल अवेयरनेस से ज्यादातर प्रश्न अगर आप देखोगे डियर, तो ज्यादातर प्रश्न आपके पॉलिटी वगैरह से आ जाते हैं, आर्टिकल वगैरह पूछ लेता है ज्यादातर आप लोगों से। तो अगर ये पॉलिटी पढ़ लिया, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, आर्टिकल, इस आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल जो ये बताता है, ये चीजें आपने पढ़ ली, कुछ बातें सर आपने यहाँ पे ज्योग्राफी की पढ़ ली, इन दोनों से ही पोर्शन से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। अब कितने मार्क्स है सर? 15 नंबर है। तो 15 नंबर के लिए कोई आप ये बड़ी पीएचडी वाली किताबें थोड़ी पढ़ने लग जाओगे, जो यूपीएससी वाले बच्चे पढ़ते हैं वो सब तो करोगे नहीं सर। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है खास, इसमें सिर्फ आप पॉलिटी पढ़ लो, पॉलिटी को देख लो, ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है उसको पढ़ लो, इसमें से जो आपने वैसे एसएससी जेई में भी पढ़ा होगा, तो नोट्स आपके पास पहले से हैं। लेकिन एक यहां पर एक बात ध्यान रखना, सबसे बड़ी गलती क्या होती है? सबसे बड़ी गलती है कि हम हर जगह से सिर्फ नोट्स इकट्ठे करते रह जाते हैं। अगर आप सिर्फ नोट्स इकट्ठे करते रह जाओगे और हर जगह से अलग अलग नोट्स पढ़ोगे तो कभी भी आपके दिमाग में एक फिक्स डेटा नहीं आएगा। एग्जाम क्लियर करने के लिए एक फिक्स अमाउंट ऑफ डेटा, एक्यूरेट डेटा दिमाग में होना चाहिए। तो वो फिक्स अमाउंट ऑफ एक्यूरेट डेटा कब आएगा? जब आप एक लिमिटेड कंटेंट को मल्टीपल टाइम पढ़ोगे। तो कंटेंट कम रखो लेकिन पढ़ो उसको बहुत बार, ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो जनरल अवेयरनेस में अगर आप इतना भी कर जाओगे सर, इसमें से 15 में से लगभग 5-7 नंबर आप बहुत इजीली निकाल पाओगे। तो अभी आप लोगों का ये टारगेट जिसका अच्छा है वो तो अच्छा है, ठीक है सर, हमारा जनरल अवेयरनेस बढ़िया है, हम 15 में से 15 लाएंगे, दैट इज गुड। लेकिन अगर नहीं है तो इसमें बहुत ज्यादा टारगेट करने की जरूरत नहीं है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री लेके बैठे हैं 15 दिन से हिस्ट्री पढ़ते चले जा रहे हैं, ये सब नहीं करना है, ठीक है। 5 से 6 नंबर आपके आ जाएंगे अगर पॉलिटी ज्योग्राफी को भी आपने अच्छे से फोकस कर लिया, जो इजी टू रिमेंबर होता है फॉर इंजीनियर्स, ठीक है। मैंने भी सर लगभग यही किया था। जनरल अवेयरनेस में कुछ खास नंबर नहीं थे, 4 से 5 नंबर ही आई थिंक आए थे, और इसको मैंने ज्यादा टारगेट भी नहीं किया था। देखो लास्ट मोमेंट पे हर चीज को जीरो से हीरो नहीं कर पाओगे, कुछ तो आपको छोड़ना पड़ेगा, कुछ तो स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी, कुछ तो स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा सर कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एरिया है जहां से मैं परफॉर्म कर सकता हूं। अब ये स्ट्रॉन्ग एरिया हर बच्चे का अलग हो सकता है, ठीक है, हर बच्चे का वीक एरिया अलग हो सकता है, इसीलिए हर बच्चे की स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है। मैंने अपनी स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर करी है, अगर आपको ये स्ट्रैटेजी बेनिफिशियल लगती है तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप जिस भी स्ट्रैटेजी से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, क्वेश्चन प्रैक्टिस और उसके साथ साथ टेस्ट, ये चीजें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से करनी है। कंटेंट की आपके पास कोई कमी नहीं है, ठीक है, कंटेंट मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल है। तो आई होप डियर ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत
अच्छा रहा होगा और ये मुझे बहुत मोटिवेट किया। 2 बातें जो मैंने इस पूरी प्रिपरेशन के टाइम सीखी थी, जब मैंने सीबीटी 1 निकाला था और बहुत कम समय में निकाला था, उसमें एक बात थी कि नोट्स कम रखे और पढ़ा उसको बहुत ज़्यादा बार, रिपिटिशन बहुत ज़्यादा किया उसका, ये बात है। और दूसरा, मैंने अपने स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज़ को वहाँ पर टारगेट कर लिया था कि ये मेरे स्ट्रॉन्ग है, ये मेरे वीक हैं। ये 2 बातें अगर आप अपनी प्रिपरेशन में अभी से जोड़ दोगे, तो ये 50 दिन आपके बहुत मोटिवेटेड निकलेंगे। अदरवाइज़ आप हमेशा की तरह फिर से डीमोटिवेटेड फील करोगे और जब एग्जाम निकलता नहीं है ऐसे में, ठीक है? तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस एग्जाम। आई होप मेरी ये स्ट्रैटेजी जिसने मुझे हेल्प किया, आई होप आपको भी ये स्ट्रैटेजी डेफिनिटली हेल्प करेगी। कोई भी समस्या अगर आपको आती है, तो आप मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ सारी बातें भी करता हूँ, नोट्स भी सारे आपके पास यहाँ अवेलेबल रहेंगे। तो सारी चीज़ें आप यहाँ इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे ऐसे ही किसी खूबसूरत से वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप रॉकिंग।